हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन 1 चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर में बीएड कोर्स का लैंगिक विभेद क्या होता है, यानी जेंडर बाइस क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और जो साथी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बीएड के दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी पेपरों को बहुत ही आसान भाषा में अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है टॉपिकों को। ठीक है। और जिन टॉपिकों में दिक्कत हो रहा है उन पे जो है कमेंट जरूर करें, उस पर वीडियो लाया जाएगा। ठीक है। और जिन लोगों को बीएड से संबंधित किसी भी पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लैंगिक विभेद क्या होता है, जेंडर बाइस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा देखेंगे। रूपरेखा में पॉइंट को लिखते हैं। प्रस्तावना लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, लिंग विभेद का अर्थ एवं परिभाषाएं, लिंग विभेद के कारण, लिंग विभेद के प्रकार, लिंग विभेद को समाप्त करने के उपाय, और लास्ट में लोग इसका निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है। प्रस्तावना में देखते हैं, हमारा भारत देश एक बहु आबादी वाला देश है। हमारा भारत देश जो है एक क्या है, बहु आबादी वाला देश है। ठीक है। जहाँ अनेक स्तरों पर विविधता पाई जाती है। इस बहु आबादी वाले देश में आधी आबादी स्त्रियों का है, लेकिन यह गंभीर विषय यह है कि स्त्रियों को अभी भी समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। हमारा भारत देश जो है एक बहु आबादी वाला देश है, जहाँ अनेक स्तरों पर विविधता पाई जाती है, जहाँ इस आबादी में आधी आबादी किसकी है, स्त्रियों की है, जिसमें स्त्रियों को जो है समाज में बराबरी का सम्मान नहीं मिलता है और ना ही उन्हें शिक्षा में किसी भी प्रकार का सुधार आया है। ठीक है। प्रारंभ में स्त्रियों को अबला जीवन, हाय तुम्हारी, यह कहानी कहकर पुकारा जाता था। प्रारंभ में स्त्रियों को अबला जीवन, मतलब अबला जीवन का मतलब हुआ हाय तुम्हारी, यह कहानी, यही कहानी कहकर पुकारा जाता था। लेकिन किसी समाज के विकास के लिए स्त्रियों को आगे लाना होगा। कोई भी समाज का, कोई भी राष्ट्र का अगर विकास करना है तो वहाँ पे स्त्रियों को आगे लाना होगा। ठीक है। उनकी पूर्व में चली गई कई कुप्रथाएं को ख़त्म करना होगा। पूर्व में जो चली आ रही थी कई कुप्रथाएं जो होती थी, जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा। ठीक है। तो इन सभी कुप्रथाओं को क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। अतः वर्तमान समाज में यह आवश्यक है कि लिंगीय विभेद को समाप्त कर स्त्रियों की स्थिति में क्या किया जाए, सुधार करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए प्रस्तावनाओं को। अब हम लोग बात करेंगे लिंगीय विभेद का अर्थ क्या होता है, यानी लिंगीय विभेद का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ जेंडर वाइज। देखिए, लिंगीय विभेद का मतलब ये हुआ कि बिना भेदभाव के लड़का और लड़की को समान रूप से देखना ही क्या कहलाता है, लिंगीय विभेद कहलाता है। ठीक। लिंगीय विभेद शब्द को अंग्रेजी में जेंडर वाइज कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बालक तथा बालिकाओं के मध्य लिंग के आधार पर अंतर करना। लिंगीय विभेद का मतलब हुआ कि जब बालक और बालिकाओं में हम लोग लिंग के आधार पर, है ना, उनमें अंतर करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगीय विभेद कहते हैं। ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब बालक एवं बालिकाओं को लिंग के आधार पर उसके साथ कामों को बांटना, ठीक है, जैसे लिंग के आधार पर उसके साथ कामों को बांटना, जैसे लड़कियों का शरीर खेलने कूदने के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसे हम पक्षपात कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिंग विभेद का मतलब हुआ कि लड़का और लड़की में लिंग के आधार पर कामों को बांटना। जैसे लड़कियाँ घर में खाना बनाएगी, है, ठीक है, घर में पोछा लगाएगी, या फिर घर से बाहर नहीं जाएगी, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाएगा। लड़के घर से बाहर जाएंगे, खेलकूद में भाग लेंगे, ठीक है, ऑफिस में काम करेंगे। तो इस तरह से जो है जब उन्हें लिंग के आधार पर कामों को जो बांट देते हैं हम लोग, उसे हम लोग लिंगीय विभेद कहते हैं। ठीक है। प्राचीन काल से यह अवधारणा प्रचलित रही कि यदि जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से नरक और कई पापों से मुक्त मिल जाती है। मतलब प्राचीन काल से यह अवधारणा थी कि यदि जीवित पुत्र का अगर मुख देखने से नरक और कई पापों से उन्हें क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। अतः बालक श्रेष्ठ है और कुल का गौरव था, तथा कुल का नाम आगे ले जाने और रोशन करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण ही बालिकाओं की अपेक्षा प्रमुख है। ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि बालकों को जो है उनका कुल का गौरव समझा जाता था, उनके कुल का जो नाम को आगे बढ़ाया जाने का, है ना, कारण समझता था, जबकि बालिकाओं से जो है ये अपेक्षा जो है नहीं की जाती थी। ठीक है। हमारे समाज में बालिकाओं के साथ कई सारे सामाजिक कुप्रथाएं, जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह,
प्रथा आदि ना जाने कितनी भी कुप्रथाएं के कारण लिंगीय विभेद उत्पन्न होता है। इस प्रकार लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को हम लोग लिंगीय विभेद कहते हैं। जब हम लोग लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगीय विभेद कहते हैं। जहाँ महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, प्रथा आदि ना जाने कितनी भी कुप्रथाएं होती है, जिसके कारण लिंगीय विभेद उत्पन्न होता है। तो जहाँ लिंगीय विभेद उत्पन्न होता है तो वहीं पे जो हम लोग लिंगीय भेदभाव करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को लिंगीय विभेद जो है समझ में आ गया। लिंगीय विभेद का मतलब हुआ लिंग के आधार पर उनमें क्या करना, विभेद करना कि ये लड़का है इनको ये काम देना है, और ये लड़का है लड़की है तो इनको ये काम देना है। तो इस तरह से जो है लिंगीय विभेद आप उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, कुछ परिभाषाएं दी थी। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1,30,00,000 कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। इसी के से हम अनुमान लगा सकते हैं कि लिंगीय विभेद भयावह अवस्था में पहुंच चुका है। लिंगीय विभेद जो है एक भयावह अवस्था में पहुंच चुका है, जो यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लिंगीय विभेद उत्पन्न होने के कारण। लिंगीय विभेद के उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, लिंगीय विभेद के कारण। ठीक है, आप लोग इस तरह से एग्जाम में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये एक जो है मॉडल टाइप का बना दी है। ठीक, जैसे कई सारे जो है लिंगीय विभेद उत्पन्न होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जागरूकता का अभाव। जहाँ पे जागरूकता नहीं है तो वहाँ पे जो है लिंगीय विभेद उत्पन्न होता है। दूसरा नंबर आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी का कारण जो है लिंगीय विभेद उत्पन्न होता है। सांस्कृतिक कारक के भी कारण जो है लिंगीय विभेद उत्पन्न करता है। मनोवैज्ञानिक कारक, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, सामाजिक कुप्रथाएं, सरकारी उदासीनता, अशिक्षा, मान्यताएं तथा परंपराएं, संकीर्ण विचारधारा, इन सभी के कारण जो है लिंगीय विभेद उत्पन्न होता है। तो ये सभी जो है कारण है जिसके कारण लिंगीय विभेद उत्पन्न करता है, और एक एक करके हम लोग देखते हैं सबको। ठीक है, सबसे पहला नंबर हम लोग देखते हैं मान्यताएं तथा परंपराएं। इसके कारण लिंगीय विभेद उत्पन्न होता है। मान्यताएं और परंपराएं का मतलब हुआ कि लिंगीय विभेद का कारण मान्यताएं तथा परंपराएं होती है। पहले मान्यताएं थी कि जीवित पुत्र के देखने से पुण्य तथा नरक से मुक्त का वर्णन तथा श्राद्ध और पिंडांत आदि पुत्र के हाथ से संपन्न करने की मान्यता रही है। मतलब ये था कि पहले ज़माने से ये मान्यता थी कि पुत्र के मुख देखने से पुण्य और नरक की मुक्ति मिलती है, और श्राद्ध और पिंडदान भी जो है वही पुत्र के हाथों से जो है किया जाता था। चिता को स्त्रियों को अग्नि देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण पुत्र को महत्व दिया जाता है, और वंश को चलाने में भी पुरुष ही प्रधान दिया गया है। यहाँ तक कि बालिकाओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है। बालिकाओं को बोझ समझकर ही उनका पालन पोषण किया जाता है। यहाँ तक कि एक स्त्री स्वयं स्त्री होकर भी बालक बालिकाओं में भेद करती है। इस प्रकार मान्यताएं और परंपराएं लिंगीय विभेद को वृद्धि करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखें बहुत सारे जो है कारण बन रहे हैं। जैसे वंश को चलाने के लिए पुरुष को ही प्रधान दिया जाता है। चिता में स्त्रियों को अग्नि देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, यहाँ तक कि एक स्त्री का जो है क्या कर लेता है, बालक बालिकाओं में विभेद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे परंपराएं मान्यताएं थी जिसके कारण लिंगीय विभेद उत्पन्न होता था। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा मतलब सोच में कमी। ठीक है, बालक बालिका में भेद का कारण लोगों में संकीर्ण विचारधारा थी। लड़के माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वंश चलाएंगे, उसे पढ़ा लिखा कर वंश को आगे बढ़ाएंगे। वहीं लड़की की पैदा होने पर शोक का माहौल रहता था। ठीक है, क्योंकि उनके दहेज देनी पड़ती है, उन्हें पढ़ा लिखा कर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्या फ़ायदा होने वाला है, ये संकीर्ण विचारधारा थी। ठीक है, कि जो बालक होंगे वो वंश चलाएगा, बुढ़ापे का सहारा होगा, पढ़ा लिखा कर उन्हें वंश को आगे बढ़ाएंगे। वहीं लड़की जो होती है वो जब पैदा होती है तो घर में एक शोक का माहौल बन जाता है, दहेज देना पड़ेगा, पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा होगा। तो ये सभी जो है संकीर्ण विचारधाराएँ जो है उत्पन्न होती है, जिसके कारण लिंगीय विभेद उत्पन्न होता है। ठीक है, बालिकाएँ का कार्य क्षेत्र चूल्हे चौके तक सीमित माना जाता है। इन्हीं सभी कारणों से लिंगीय विभेद उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जागरूकता का अभाव। जागरूकता का अभाव का मतलब जागरूकता में कमी। ठीक है, जागरूकता के अभाव के कारण भी लिंगीय विभेद उत्पन्न होता है। ऐसा कहा जाता है कि बेटियों का जन्म तथा कार्यक्षेत्र घर के चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित है, अतः उनकी शिक्षा का पालन पोषण पर खर्च करना व्यर्थ है। इसलिए सदैव लड़कियों लड़कों से हीन मान बैठती है।
मतलब जागरूकता का कमी का मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि लड़कियाँ जो होती है वो चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित रहती है, उन्हें शिक्षा तथा पालन पोषण पर अधिक खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे जागरूकता में क्या है, कमी है, जिसके कारण लिंगीय विभेद उत्पन्न होता है, लड़कियों में विभेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा नंबर में देखते हैं अशिक्षा, यानी शिक्षा में कमी। अशिक्षा की कमी के कारण लैंगिक विभेद उत्पन्न होती है। समाज में चले आ रहे मिथकों और अंधविश्वासों पर ही लोग कायम रहते हैं। ठीक है, सभी वस्तुओं तथा सुविधाओं पर प्रथम अधिकार बालकों में प्रदान करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मिथकों और अंधविश्वासों, मिथकों का मतलब जैसे हम लोग देखे होंगे कि सीता को जो है किस प्रकार जो है समाज के द्वारा जो है एक मिथ्या दोष लगाया गया था, जिसके कारण सीता को जो है फिर से जो है उन्हें वनवास जाना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिथ्या दोष या फिर अंधविश्वास के कारण भी जो है हम लोग कई सारे जो है उन्हें क्या करते हैं, लोग जो है कायम करते हैं, जिससे वस्तुओं और सुविधाओं को प्रथम अधिकार देकर बालकों को प्रदान करते हैं। ठीक है, वहीं शिक्षित व्यक्ति यह चिंतन करता है कि यदि स्त्रियां नहीं होगी तो माँ, बहन, बेटी, पत्नी का अस्तित्व ही नहीं होगा। यहाँ पे कहीं शिक्षित लोग भी यह कहते हैं कि यदि स्त्रियां ना होगी तो माँ, बहन और बेटी और पत्नी का अस्तित्व फिर कैसे होगा, तथा ये भी मानते हैं कि स्त्रियां पुरुष से कम नहीं है। ये बात जो है शिक्षित लोग कहते हैं, और अशिक्षित लोग जो है अंधविश्वास और मिथकों पर जो है कायम रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पाँचवा नंबर आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी के कारण भी जो है महिलाओं और लड़कों में जो है यानी बालक और बालिकाओं में भी अंतर देखा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे भारत में आर्थिक तंगी के कारण ऐसे भी परिवार होते हैं जो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ऐसे में बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि आर्थिक तंगी के कारण जो परिवार जो है बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से वो समझते हैं कि बालिकाओं को शिक्षा देके क्या करना है, उनके पीछे खर्च करके क्या फ़ायदा है, उससे अच्छा हम बालकों को जो है शिक्षा दें, क्योंकि उनके कार्यों पर बालक हाथ बटा सकते हैं, परंतु लड़कियां ना तो कार्यों में उनके हाथ बटा सकता है, लड़कियां को पराया धन समझकर माता पिता रखते हैं, लड़कियों को दहेज में बड़ी राशि व्यय हो जाती है। इस प्रकार आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की कामना की जाती है। ठीक है, इससे आर्थिक तंगी में लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होती है। यहाँ पे आर्थिक तंगी का कारण जो है भेदभाव उत्पन्न होती है। उन्हें लगता है कि लड़कियों को जो है पराया धन समझ बैठते हैं, वो समझते हैं कि माता पिता के यहाँ जो है वो पराया धन के रूप में रहते हैं, और उन्हें लड़कियों को दहेज के लिए भी जो है बहुत बड़ी खर्च करनी पड़ती है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के लिए लड़कियों को जो है एक क्या होता है, संकट का सामना जो है करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए आर्थिक तंगी भी जो है कहीं ना कहीं लैंगिक विभेद उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या होता है इसको देखते हैं। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान रही है ना। हमारा देश जो है क्या है, पुरुष प्रधान देश है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही देखा जा रहा है कि पुरुष प्रधान रही है। भारतीय संस्कृति कारक के कारण जैसे इतिहास साक्षी है कि सीता और द्रौपदी जैसी स्त्रियों को भी स्त्री होने का भुगताना पड़ा था। यहाँ पे ये कहा कि इतिहास गवाह है कि जब सीता और द्रौपदी जैसी स्त्रियों का भी जो है स्त्री होना जो है उन्हें भुगतना पड़ा था। तो इस प्रकार कई सारे सांस्कृतिक कारकों से लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है। तो सांस्कृतिक कारकों से भी जो है लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है, जहाँ सांस्कृतिक कारक जो है लैंगिक विभेद को उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां नंबर में है सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाएं का मतलब वह समाज में कई सारे कुप्रथाएं हैं जिसके कारण लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है। भारतीय समाज सूचना और तकनीकी के इस युग में कुप्रथाओं और अंधविश्वासों से भरा हुआ है। हमारा समाज जो है इस युग में कुप्रथाओं और अंधविश्वासों से क्या है, भरा हुआ है। जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, डायन बिसाई आदि कुप्रथाओं के कारण लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होती है। ये सभी जो कई सारी कुप्रथाएं हैं जिसके कारण लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, डायन बिसाई, ये सब जो है कई सारी कुप्रथाएं जिसके कारण लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होता है। दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिसके जड़ें भारतीय समाज में दिनों दिन घटती जा रही है। दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसके कारण जो है हमारे भारतीय समाज में एक दिनों दिन जो है बढ़ती जा रही है, यानी दिनों दिन जो वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी जो फैलती जा रही है। ठीक, जिसके कारण भी लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट 8वां नंबर देखते हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मतलब शिक्षा प्रणाली एक ऐसा है जिसमें दोषपूर्ण है, जिसके कारण महिलाओं को यानी बालिकाओं को जो आगे नहीं बढ़ने पा रहा है। तो यहाँ पे शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण जो है लैंगिक विभेद उत्पन्न हो सकता है।
भारतीय शिक्षा प्रणाली के कारण लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होती है। यदि शिक्षा अव्यावहारिक होने से शिक्षा पर हुआ समय तथा पैसे का व्यय जिसकी भरपाई नहीं हो पाती है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली जैसे दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, अपूर्ण शिक्षण उद्देश्य, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, विद्यालयों का दूर होना, ये सभी जो है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण जो है बालिकाएं जो है शिक्षा से क्या हो जाती है, वो दूर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर में हम लोग बात करते हैं सरकारी उदासीनता। सरकारी उदासीनता का मतलब हुआ कि लिंग विभेद बढ़ने में सरकारी उदासीनता भी एक कारक है। सरकार लिंग में उत्पन्न भेदभाव करने वाला के साथ सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं और चोरी छिपे चिकित्साओं और निजी काल्पनिक पर भ्रूण की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या कार्य अवैध रूप से चल रहा है। सरकारी उदासीनता के कारण मतलब हुआ कि सरकार लिंग में उत्पन्न भेदभाव करने वाले के साथ सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। कई सारे जो है चिकित्साओं में जो है चोरी छिपे क्या होती है, निजी क्लिनिकों में भ्रूण की जांच हो जाती है, कन्या भ्रूण हत्या हो जाते हैं, है ना। तो इसको जो है एक सरकारी उदासीनता के कारण जो कहीं ना कहीं फिर लैंगिक विभेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 10वां नंबर में है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक को हम लोग देखते हैं। लैंगिक विभेद में मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है कि स्त्रियों के मस्तिष्क में यह बात निश्चित है कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ है ना। बिना पुरुष के स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है और पुरुषों से ही महिलाओं की पहचान और सुरक्षा की जाती है। अकेले स्त्री को समाज में है दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार स्त्रियों में यह मनोवैज्ञानिक धारणा बैठ जाती है कि पुरुष उनसे श्रेष्ठ है और स्वयं स्त्री होकर भी बालिकाओं के जन्म और उनके सर्वांगीण विकास का विरोध करती है। तो मनोवैज्ञानिक कारक कहीं ना कहीं स्त्रियों के मस्तिष्क में ये बैठ गया कि पुरुष जो है इस समाज में श्रेष्ठ है और उन्हें जो है वो श्रेष्ठ मान के बैठ जाती है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि लिंगीय विभेद के प्रकार। तो कौन कौन से लिंगीय विभेद के प्रकार हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिंगीय विभेद के कई सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे जातीय विभेद, जातिगत विभेद, जाति के आधार पर लिंगीय विभेद करना, प्रजातीय विभेद, लिंगीय विभेद, भाषाई विभेद, रंगागत विभेद, सांस्कृतिक विभेद, आर्थिक विभेद और स्थानगत विभेद। यानी रंग के आधार पर भी जो हम लोग लैंगिक विभेद कर सकते हैं। ठीक है। तो लैंगिक विभेद के जो है कई सारे प्रकार हैं। जातिगत विभेद हुआ, प्रजातीय विभेद हुआ, लिंगीय विभेद हुआ, भाषाई विभेद हुआ, रंगागत विभेद हुआ, सांस्कृतिक विभेद हुआ, आर्थिक विभेद हुआ और स्थानगत विभेद हुआ। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लिंगीय विभेद को समाप्त करने के उपाय। ठीक है। तो लैंगिक विभेद को समाप्त करने के उपाय इसको देखते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैंगिक विभेद को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसके उपाय निम्नलिखित हैं। 1 नंबर जन शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है। स्त्री पुरुष में तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक जन साधारण के मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो जाती। ठीक है। जब तक लोगों के पास जो शिक्षा का प्रचार प्रसार ना पहुँचे तब तक जो है लैंगिक विभेद उत्पन्न होते रहेगा। भारतीय लैंगिक विभेद समाप्त ना हो जाती लोगों की शिक्षा के माध्यम से जन जागरूक करते हैं। इस प्रकार जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करके लैंगिक विभेद को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। जहाँ प्रचारों के माध्यम से, है ना, जनसंचार के माध्यम से तो हम लोग जो है समाज को जागरूक करेंगे कि लड़का लड़की में कोई विभेद नहीं है, दोनों एक दूसरे के दोनों को जो है समान रूप से देखना चाहिए। लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं है तो उन्हें भी हर एक क्षेत्र में मौका देना चाहिए। इस तरह से लोगों को समझाने से क्या होगा कि लिंगीय विभेद कम होगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग दूसरा नंबर में बात करेंगे जागरूकता लाना है। ठीक है, जागरूकता लाना है। भारतीय समाज में अभी भी जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी के कारण जो परंपराएं चली आ रही है उन्हीं के कारण समाज में लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करती है। जो जागरूकता में कमी है जिसके कारण जो है लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होती है, उन्हें क्या करना है, भेदभाव को उत्पन्न कर जागरूकता को जो है उनको लाना है। ठीक है। स्त्रियां और पुरुषों में उत्पन्न भेदभाव के कारण लैंगिक विभेद उत्पन्न होती है। इन्हें जागरूक करने के लिए जैसे टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट, चलचित्र, अखबार, पत्र पत्रिकाएँ इत्यादि के माध्यम से जागरूक करने लैंगिक विभेद को हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो जागरूकता के माध्यम से हम लोग लैंगिक विभेद को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर में भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान एवं तथा पालन करना।
जो भी भ्रूण हत्या करती है उस पर प्रति जो है कठोर से कठोर कानून जो है लाया जाना चाहिए। तो इसके लिए जो है क्या करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारत में कानूनी तौर पर अवैध घोषित किया जाता है कि तथा ऐसा करने वालों पर जुर्माना तथा सजा का प्रावधान होना चाहिए जो कन्या भ्रूण हत्या करती है। लेकिन निजी क्लिनिकों पर भ्रूण परीक्षण तथा कन्या भ्रूण हत्या पर गर्भ करने का धंधा खूब तेज़ी से चलता है, इसलिए इस पर जो है क्या करना चाहिए, रोक लग जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चौथा नंबर में है बालक का शिक्षा का प्रचार। बालिका शिक्षा का प्रचार का मतलब ये हुआ कि बालिका शिक्षा का प्रचार करना है। ठीक है। तो बालिका शिक्षा का प्रसार करना का मतलब ये हुआ कि बालिका शिक्षा पर अधिक रूप से प्रसार करने पर लिंगी विभेद को कम किया जाता है। यदि देखा जाए तो बालिकाओं की साक्षरता दूर अधिक और बालिका लिंग अनुपात भी अधिक होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जहाँ शिक्षा अधिक होती है वहाँ लिंग अनुपात भी अधिक होता है। जहाँ पढ़ी लिखी लड़की घर परिवार और बोझ नहीं समझी जाती है। तो बालिका का शिक्षा प्रचार करने से यह होता है कि जो पढ़ी लिखी होती है लड़कियाँ होती है वो जो समाज का बोझ नहीं बने, इसके लिए जो बालिका शिक्षा का प्रसार करती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शिक्षा प्रणाली में सुधार। शिक्षा प्रणाली में क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में यह ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली के अनुकूल करती है। शिक्षा में कमी के कारण बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, बालिकाओं की आवश्यकताओं तथा अभिरुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम न होना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, बालिकाओं के व्यवहारिक शिक्षा में समुचित व्यवस्था न होना आदि प्रणाली के द्वारा लिंगीय भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। यदि शिक्षा को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, शिक्षा को बालिकाओं के वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए, विद्यालय में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये जो है शिक्षा प्रणाली में क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6 नंबर में सुरक्षात्मक वातावरण। सुरक्षात्मक वातावरण देना चाहिए जिससे जो है बालक बालिकाओं में विभेद न उत्पन्न कर सकें। बालक बालिकाओं में विभेद करने का उपाय ये है कि सुरक्षात्मक वातावरण का ना होना। जैसे बालिकाओं की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे माता पिता को उनकी चिंता सताने लगती है, क्योंकि समाज अभी भी बालिकाओं को सुरक्षित नहीं है ना। जैसे जैसे बालिकाएँ जो है उम्र बढ़ती है तो समाज में जो है उनके असुरक्षित समझा जाता है, माता पिता चिंता करने लगती है क्योंकि समाज अभी भी बालिकाओं को सुरक्षित नहीं है। महिलाओं पर हो रहे आए दिन बलात्कार, छेड़खानी, एसिड फेंकने जैसी घटनाएं महिलाओं के साथ घटती है जिससे उन्हें एक सुरक्षात्मक वातावरण नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे सुरक्षात्मक वातावरण मिलने से भी जो है लिंग विभेद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 7वां नंबर में हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचार। ठीक है। भारतीय संविधान में स्त्रियों के प्रति कई प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है तथा उनकी समता हेतु अनेक धाराएं का निर्धारण किया गया है। संविधान में स्त्री पुरुष में कई विभेद नहीं किया गया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कई संवैधानिक उपचार जितनी दी गई है उन विचारों पर जितनी जागरूकता होनी चाहिए वह नहीं है, अतः इन प्रावधानों के विषय में जागरूकता फैलाकर लिंग विभेद को कम किया जाता है। संवैधानिक उपचार का मतलब महिलाओं को भी उनका अधिकार समझाना चाहिए कि आप लोगों को भी जो है यह अधिकार है जिसके कारण जो आप लोग अपने आप को जो है सुरक्षित समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये भेदभाव जो है कम किया जा सकता है। नेक्स्ट 8वां नंबर पॉइंट है सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। सामाजिक कुप्रथाओं पर जो चली आ रही थी उस पर क्या करना है, रोक लगाना है, जिसके कारण लैंगिक विभेद कम हो जाएगा। समाज में कई सारी कुप्रथाएं चली आ रही है जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं पर पड़ती है। ठीक है। जिसका जो है कई सारे जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्रभाव महिलाओं पर पड़ती है। समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, डायन प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि प्रचलित है। ये सभी कुप्रथाओं को रोकनी चाहिए। जैसे सरदा एक्ट द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का समापन हुआ। संविधान द्वारा न्यूनतम आयु 18 वर्ष का निर्धारण किया गया जिसके द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया गया। तो ये सारे जो है कई सारे जो है प्रावधान लाए गए। जैसे शारदा एक्ट के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाया गया। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का समापन किया था। संविधान में ये न्यूनतम आयु बनाया गया कि 18 वर्ष से पहले जो है बालिकाओं का विवाह जो है किसी भी तौर पर कानूनी अपराध समझा जाएगा। तो इस तरह से जो कई सारे जो है कुप्रथाओं को समाप्त किया गया। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक जो है लिंगीय विभेद को समाप्त करने के उपाय जो है समझ में आ गया। लास्ट में हम लोग निष्कर्ष पे देखते हैं, कंक्लूजन पर। ठीक है। कंक्लूजन निष्कर्ष में देखते हैं। अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र
भारत में लिंगीय विभेद को मिटाने के लिए सरकार कई सारे प्रयास कर रहे हैं। लिंगीय विभेद को समाप्त करने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय, महिलाओं के लिए कानून, विवाह की आयु निर्धारण करना, प्रोत्साहन राशि आदि तमाम प्रयासों के द्वारा लिंगीय भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। जब समाज में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि होगी तो समाज और उस क्षेत्र का क्या होगा, विकास होगा। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में निष्कर्ष देखें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को लिंगीय विभेद यानी जेंडर बाइस क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा, इसका प्रकार, इसके जो उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं और इसको समाप्त करने के कौन कौन से उपाय हैं, और लास्ट में निष्कर्ष को देखें, आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहें और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।